नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि वीडियो पर व्यूज और लाइक कमेंट वगैरह नहीं आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, इसलिए मैं वापस वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, इसको वीडियो को लाइक और कमेंट और हो सके तो शेयर भी करते रहना, ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अब की बार तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आ गया हूँ, और वीडियो देखिए। और पहला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के विषय में विकसित हुई किन्हीं चार समकालीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राजनीति शास्त्र के विषय में विकसित हुई किन्हीं चार समकालीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसकी विशेषताएं चार बतानी है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उनके विषय में अब तक डेवलपमेंट हो चुकी है। तो उत्तर किस प्रकार देना वो तरीका देख लीजिए। कि उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति शास्त्र में केवल व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन, राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब समकालीन स्थिति के अनुसार राजनीति शास्त्र में निम्न प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। पहले तो किसी व्यक्ति प्रमुख, जैसे कोई राजनेता होता है उनके बारे में, या कोई संस्था होती है उनके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता था, परंतु उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है। वो देखिए आप कि सबसे पहला है कि शक्ति एवं प्रभाव, इसे भी इसका भी प्रादुर्भाव आ चुका है। शक्ति और प्रभाव दोनों चीज़ों का भी अध्ययन बहुत विस्तृत रूप से किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति एवं प्रभाव राजनीति शास्त्र के प्रमुख विषय हैं। कैटलिन इसे शक्ति का विज्ञान मानता है। लासवेल भी राजनीति विज्ञान को शक्ति के निदान और सहभागिता का अध्ययन मानता है। और राजनीतिक क्रियाएं जो कि इसमें अध्ययन में जुड़ चुकी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक क्रियाओं के योग से ही राजनीतिक विज्ञान का जन्म होता है। समस्याएं और संघर्ष, आज राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं और संघर्षों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति, मानव के मूल्य, विश्वास और मान्यता ही मिलकर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार समकालीन प्रवृत्तियों के उदय ने राजनीति शास्त्र के विशेष क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक आप खुद अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो और आप उनके लिख सकते हो। इसमें चार ही पूछे तो यहाँ पे चार ही बताए गए हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। टिप्पणी लिखिए। राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण है। इस मत के प्रमुख समर्थक विद्वान आमंड, डेविड ईस्टर्न और आर फेगन है। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को उसकी समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है तथा यह उसके एक अभिन्न भाग के रूप में होती है। राज्य व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं जैसे संविधान, सरकार के 3 अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, निर्वाचन आदि होती है। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इसी राज्य व्यवस्था का एक हिस्सा है। इस कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान में संपूर्ण राजनीति व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ये पूछा था कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में हम संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। टिप्पणी लिखिए। वो चीज़ दे रखी है, अपने एक लाइन उसके बारे में विस्तृत लिखना है, बस यही तरीका ध्यान रखना है। वो जो लाइन टिप्पणी लिखना मतलब इस पर आपके अपने विचार व्यक्त करना है। तो इसमें तो कुछ कठिनतम शब्दों का प्रयोग किया, पर आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में सरल शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। कैटलिन ने कहा कि ये राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान है, तो किस प्रकार है, आप उनके जो विचार है अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर देखिएगा, आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारों का मत है कि राजनीति व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व ही क्रियाशील रहता है। अतः राजनीति विज्ञान की शक्ति से संबंधित विज्ञान माना जाना चाहिए। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। हसजार एवं स्टीवेंसन के मतानुसार राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं। व्यक्तियों के परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति व राज्य के बीच शक्ति संबंध और राज्यों में आपस में शक्ति संबंध। इस प्रकार के जो शक्ति संबंध होते हैं ना, वही क्या होता है, राजनीति विज्ञान में शक्ति का संपूर्ण रूप से अपने ओर केंद्रित करता है। मतलब ये जो व्यक्ति का
समाज के साथ, व्यक्ति का राज्य के साथ, व्यक्ति का व्यक्ति के बीच, इस प्रकार राज्यों का राज्य के बीच आपसी जो शक्तियों के लिए जो संबंध स्थापित किए जाते हैं कि आप हमें ये दीजिए, हम इसके बदले में आपको ये देंगे, उसी प्रकार का जो संबंध होता है वही क्या है, शक्ति का संबंध है। और इस प्रकार में जो राजनीति प्रयोग की जाती है और जिस प्रकार के लोग मतलब एक दूसरे के प्रति वो अपने पक्ष रखते हैं और अपनी वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि आप ये कीजिए तब हम ये करेंगे, आपकी तरफ से ये सहयोग अपेक्षित है, हमें आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, जो राजनीति लगाते हैं वही राजनीति विज्ञान है कि शक्ति के लिए किस प्रकार राजनीति विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। लास्वेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंथो आदि विचारक मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। शक्ति सभी जो राजनीति विज्ञान के सभी विभाग हैं उनको एक साथ बांधने का काम करती है। कैटलिन के मतानुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता, संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना। दूसरे शब्दों में राजनीति शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यहाँ पर कैटलिन की बात हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि उन्होंने कहा है कि जो भी शक्ति का संबंध है ना, तो उसी से जिसके पास जितनी शक्ति होती है वही शासक होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो जितनी जिसके पास शक्ति होती है वो उतना ही अच्छे से नियंत्रण कर पाता है। यही बात कैटलिन ने कही है। और लासवेल ने तो कहा है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। शक्ति के बिना तो आप किसी को एकजुट कर सकते ही नहीं हो, इसीलिए तो एकजुट करने के कारण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। आगे देखिए प्रश्न 4, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व या उपयोगिता को समझाइए, अथवा राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं महत्व को संक्षेप में समझाइए, अथवा राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिएगा किस प्रकार देना है। जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का सिद्धांत है, उसका विज्ञान भी तथा उसका दर्शन भी। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक शब्द का अर्थ है सार्वजनिक हित का विषय। जो राजनीतिक शब्द है ना, तो दो शब्दों से बना, नॉर्मल देखे तो राज प्लस नीति। नीति शब्द देखे तो धर्म से देखे तो धर्म के अनुसार तो एक नीति अच्छी सी नीति से काम करना और अच्छे स्वभाव नॉर्मल जो होता है, और नैतिक गुण होता है नैतिक, नीति को हम नैतिक गुणों से ले सकते हैं। और राज होता है जो रहने वाले लोग, तो राज्य से सार्वजनिक बन गया और हित का विषय यहाँ पर नैतिक से लिया गया। तो ये क्या हो गया? राजनीति का अर्थ सार्वजनिक हित का विषय, और सिद्धांत का अर्थ होता है सभ्य मानव जाति की प्रगति का उपकरण। थ्योरी शब्द ग्रीक भाषा के थ्योरिया से निकला है, जिसका अर्थ है समझने की दृष्टि। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीतिक क्रियाओं या राजनीतिक व्यवस्था का वह सामान्य सिद्धांत जो उनसे संबंधित समस्त तथ्यों, प्रकल्पनाओं, सामान्यकरणों आदि की व्याख्या करता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है वो देखिएगा। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा निर्मित होती है। इस कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत का बहुत महत्व तथा उपयोगिता है। जो इस प्रकार है, जो महत्व और उपयोगिता के 5 पॉइंट दिए गए हैं वो देखिए। पहला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत द्वारा हमें वास्तविकता के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक सिद्धांत का एकीकरण, शोध, विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांतों पर ही आश्रित रहता है। इस कारण इसमें अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। चौथा है आज के दौर में वैज्ञानिक प्रगति में सहायक होने के कारण राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बढ़ गया। और पांचवा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, घटनाओं, अध्ययन प्रणालियों एवं मानवीय मूल्यों में संतुलन स्थापित करता है। ये पांचवा प्रश्न है कि परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है।
उत्तर है परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख अंतर निम्नानुसार है। और पहला अंतर यह है कि परंपरागत और वर्तमान का जो राजनीति चलती है वो आधुनिक राजनीति है, और जो पुराने समय में जिस प्रकार की राजनीति का प्रयोग किया जाता है वो पुरानी राजनीति है। तो यहाँ पर जो प्रमुख अंतर दिया गया है वो देखिए कि परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रतिपादित करती है, जबकि आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान विषय का प्रतिपादित विस्तृत अर्थ में करती है। जो पुराने समय में जो जिस प्रकार की राजनीतिक की विचारधाराएं थी और परिभाषाएं उन्होंने बनाई वो क्या था, एक संकीर्ण थी, छोटी सी थी और ज़्यादा उनका क्षेत्र विस्तृत नहीं था। और वर्तमान में जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उनका अर्थ भी विस्तृत है। हमारे उत्तर का दूसरा पॉइंट है परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीतिक संरचना या ढांचे के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत आदर्शों एवं मूल्यों के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर जोर देता है। चौथा पॉइंट है परंपरागत सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत अंतः अनुशासनात्मक उपागम और नई अनुभवाश्रित पद्धतियों पर जोर देता है। छठा प्रश्न है परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं बताइए, अथवा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों की विशेषताएं पूछ सकता है या केवल आधुनिक या केवल परंपरागत की पूछ सकता है। यहाँ पर मैं दोनों की बताने का प्रयास किया। उत्तर देखिएगा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कल्पनात्मक है, इस नाते मानवात्मक है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारपरक है, इस नाते वैज्ञानिक है। पहली विशेषता तो हम ये लिख सकते हैं, और अन्य विशेषताएं देखिए अलग अलग में कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं ये 4 दे रखी है यहाँ पे। पहली है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में विशेष सामग्री में रूढ़िवादिता पाई जाती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं तथा राज्य के लक्ष्य, न्यायप्रियता, लोक कल्याण, राज्य की उत्पत्ति की स्थापना तथा समाज की बुराई को दूर करने की ही बातें बताई जाती हैं। इस सिद्धांत में विषय की विशेषता का अभाव पाया जाता है, जैसे कि प्लेटो द्वारा लिखित रिपब्लिक के विषय में यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि उसे किस विषय के अंतर्गत रखा जाए। तीसरा है इस सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग का अभाव पाया जाता है, यह संपूर्ण पद्धति अनुभव पर आश्रित है। चौथा, इस सिद्धांत में तार्किक तथा निम्नात्मक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है कि स्वयं बदलते समाज को आधिकारिक स्वतंत्रता प्रकट करने तथा आत्मानुशासन के लिए प्रेरित करे। सेकंड है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करना है कि जिससे संसार के विकासशील देशों का मार्ग प्रशस्त हो। तीसरी विशेषता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक उद्देश्य यह भी है कि विश्व की शांति स्थापना हो। इसके द्वारा राजनीति विज्ञान को इस योग्य बनाया जा सकता है जिससे वह उत्तम मार्गों का निर्देशन करे। चौथा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्ण चित्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है, यह किया जाता है। अपना 7वां प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के कितने प्रकार समझाइए। इसमें से पहला और सबसे प्रमुख प्रकार है मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा किसी राजनीतिक विशिष्ट घटना की व्याख्या की जाती है। यह व्याख्या सामान्य, विवरणात्मक एवं अमूर्त होती है, किंतु जब यह व्याख्या अपने प्रकृति से दार्शनिक मूल्य प्रदान, नैतिक एवं विचारोपरक होती है, तब इसे मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा प्रकार है अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत। जब राजनीति सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत व्याख्या अपनी प्रकृति से भौतिक, वस्तुनिष्ठ, कारणात्मक एवं तथ्यात्मक होती है, तो राजनीतिक सिद्धांत को अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसके समर्थक चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, लासवेल आदि हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। 8वां प्रश्न है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। देखिएगा, आधुनिक राजनीतिक शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं।
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। इसकी प्रवृत्ति अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देने की बात को समझने की बात है कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत दोनों को अगर आप अंतर करके पढ़ोगे तभी आपको इसके बारे में लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या है कि जो अनुभव है उसे ज़्यादा महत्व देने की बजाय जो भविष्य में जो होने वाला यानी कि भूतकाल की बजाय भविष्य काल पर होने वाली चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया और वर्तमान पर भी जोर दिया गया। यही प्रकार इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहीं से उठेगा। आधुनिक और परंपरावादी में से हर बार आता ही एक दो क्वेश्चन छोटे, या तो छोटा आएगा 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला या 4 नंबर वाला आएगा। वो नहीं आएगा तो 10 नंबर का आता, वो तो आएगा ही। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 प्रकार होते हैं राजनीतिक सिद्धांत के, आधुनिक और परंपरावादी, तो दोनों को अच्छे से याद करना। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। अब सिद्धांत निर्माण कठोर प्रक्रिया पर आधारित है। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। अब नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययन में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। अब ज़्यादातर जितने भी नई टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग भी इसमें किया जाने लगा है। और इसे पहले सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, अब राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो हम इसी हिसाब से भी देख सकते हैं कि वर्तमान में किस तरह की राजनीति चलती है। 9वां प्रश्न है, एक आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत के 4 लक्षण लिखिए। आनुभाविक जो कि प्राचीन या मानकात्मक भी हो सकता है। उत्तर देखिए, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि लगभग 1950 के आसपास में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन विचारधारा की आवश्यकता पैदा हुई, अनुभव हुई, जिसे व्यवहारवाद तथा अनुभववाद के नाम से जाना गया। आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण है कि यह राजनीति शास्त्र व अन्य सामाजिक विषयों को एक मानकर अंत अनुसंधानात्मक अध्ययन पर बल देता है। सेकंड है, यह अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए तथ्यों के पर्यवेक्षण और वर्गीकरण के लिए परिशुद्ध विधियों के प्रयोग पर बल देता है। थर्ड है, यह राजनीति शास्त्र के लक्ष्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। और फोर्थ है, यह व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई मानता है, न कि राजनीतिक संस्थाओं की। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अपना 10वां प्रश्न देखिए कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, या आधुनिक विज्ञान के अध्ययन में आधुनिक विकास की विवेचनाएं कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो अच्छे से पढ़ना और इसका उत्तर लगभग 1 पेज में ही देना है। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनका उत्तर 10 नंबर का होता है तो उसे 3 पेज में लिखना पड़ता है, 2, 2.5, 3, तो इसे केवल 1 पेज में लिखना है। इसमें तो और भी शॉर्टकट में दिया है, पर हमें तो लॉन्ग में लिखना थोड़ा बहुत। देखिए उत्तर देखिए कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। आधुनिक समय में राजनीतिक संस्थाओं का बहुत अधिक विकास हुआ है। वर्तमान बहुत विकास हो चुका है राजनीतिक संस्थाओं का, तथा राजनीतिक विचारधाराओं के बीच गंभीर सैद्धांतिक व व्यवहारिक मतभेद उठे हैं। पुनः प्राकृतिक विज्ञानों, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ज्ञान के क्षेत्र में विकास ने राजनीति शास्त्रियों को भी प्रभावित किया। अतः राजनीति शास्त्र में के आधुनिक विद्वानों ने इस ढंग से नई परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को देने वाले विद्वान व्यवहारवादी या अनुभववादी कहलाते हैं, और इनमें अमेरिका के विचारकों को प्रमुख कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान जो सदी है 20वीं सदी जो थी वो केवल अमेरिका के नाम से जानी जाती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब तो कई सारे राष्ट्र इसमें प्रगति करने लगे हैं और उनके भी विचारकों को प्रमुख रूप से जाना जाने लगा है, परंतु जो अनुभववादी विचारक हैं
और व्यवहारवादी विचारक हैं वो तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही निवेशित हैं, इसीलिए उनको प्रमुखता दी जाती है।